डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने ये बताया था कि उपयोगिता की जो विचारधारा है वो दो प्रकार की है, जहाँ पर एक बताता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और एक विचारधारा ये कहता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उसको क्रमवाचक विचारधारा के नाम से जानते हैं और इसी क्रमवाचक सिद्धांत के अंतर्गत जन्म हुआ तटस्थता वक्र उपयोगिता सिद्धांत का। तो आज की इस पूरी क्लास में हम उसी तटस्थता वक्र विश्लेषण के जानेंगे कि ये है क्या, जिसको हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के नाम से भी जानते। क्रमवाचक, जहाँ पर उपयोगिता को क्रम दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मार्शल ने कहा था उपयोगिता को हम नंबर दे सकते हैं, गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता के आधार पर। लेकिन वहीं पर मार्शल की आलोचना करते हुए एलन और हिस्क ने उस विचारधारा को बदलकर एक नई विचारधारा प्रदान किया और तटस्थता वक्र विश्लेषण को जन्म दिया। और आज हमको समझना पड़ेगा कि तटस्थता वक्र विश्लेषण एक्चुअली में है क्या। तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, या फिर इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये है क्या, नाम चाहे कुछ भी हो एक ही है। अनधिमान नाम से आए, तटस्थता वक्र विश्लेषण के नाम से आए, या उदासीनता वक्र विश्लेषण के नाम से आए, एक ही चाहे। उदासीनता वक्र होता क्या, तटस्थता वक्र कहते किसे? ये एक ऐसा वक्र है जहां पर किसी दो वस्तुओं के उपयोगिता को बताता है और ये ऐसे बिंदुओं को बारे बताता है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का इस प्रकार से प्रयोग करता है, उसके ऐसे संयोग को चुनता है जहां पर सारे संयोग उसको समान संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है और किसी भी विशेष संयोग पर उसको वरीयता नहीं देता। मतलब वो उदासीन रवैया, जो चाहे वो चूज कर लो। मतलब यहाँ पर सभी संयोग एक समान संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। और सबसे खास बात ये होती है कि कोई भी संयोग में वस्तु की उपयोगिता, वस्तु का प्रयोग शून्य या जीरो नहीं होता, जबकि इससे पहले वाले सिद्धांत में जीरो हो रहा था। क्या है यहाँ पर कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी गई वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे उपभोक्ता को हर संयोग पर एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो समान संतुष्टि को दर्शाने वाले वक्र को हम यहाँ पर उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। अब तटस्थता वक्र विश्लेषण को थोड़ा मतलब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इस तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में विचार प्रस्तुत किया था अंग्रेज अर्थशास्त्री थे इंग्लिश, जिनका नाम था एजवर्थ ने, और ये अपना विचार प्रस्तुत किया था 1881 में। बाद में इस विचारधारा को विकास किया पेरेटो ने 1906 में अपने लेख के माध्यम से, और पेरेटो के बाद वास्तव में इस विचारधारा को अगर लोगों तक पहुंचाने का काम किया, एक सैद्धांतिक रूप प्रदान किया, वैज्ञानिक तथ्य के सामने से लोगों सामने उनका जो जाता है प्रोफेसर हिस्क एवं RGD एलन के माध्यम से, जिन्होंने एक लेख लिखा था दोनों ने मिलकर, रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। थ्योरी ऑफ वैल्यू का रिकॉन्सिडरेशन क्या होता है इसके नाम से, और उन्होंने ही इसके अंतर्गत तटस्थता वक्र विश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत को गहनता और वैज्ञानिक और उदाहरण के साथ बताया कि एक्चुअली में क्या होता है कि कभी भी कोई भी उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को तो माप ही नहीं सकता। वो उपयोगिता को बस यही बता सकता है कि इस वस्तु का प्रयोग करने से मुझे ज़्यादा उपयोगिता मिली, इससे कम मिली, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये बेकार है। इस तरह से वो बता सकता है। मतलब एक क्रम देता है, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है, खराब, बहुत खराब, अब बिल्कुल खराब। तो ये क्रम प्रदान करता है, इसलिए इसको क्रमवाचक विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता की परिमाणात्मक माप नहीं की जा सकती, यानी कि उपयोगिता को हम परिमाण में, संख्याओं में नहीं माप सकते। उसकी केवल क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी कम उपयोगिता प्रदान करती है या कितनी ज़्यादा प्रदान करती है। इस प्रकार से जो भी उपयोगिता है उसको क्रम से दे सकते हैं कि किसी से अधिक मिलती है, किसी से सामान्य उपयोगिता की प्राप्ति होती है, किसी से कम मिलती है, किसी पे बहुत कम होती है। एक क्रम दिया जाता है, 1 2 3 4। तो इसीलिए इसको क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। उदासीनता वक्र पर अंत्य कोई भी बिंदु होता है, जो भी उदासीनता वक्र हम तैयार करते हैं जो कि वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, और यहाँ पर संयोगों का प्रत्येक बिंदु एक समान, एक प्रकार समान संतुष्टि प्रदान करता है, चाहे कोई भी संयोग हो। क्योंकि जब हम दो वस्तु की, क्योंकि एक वस्तु की उपभोग करने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं,
प्रॉब्लम तब आती है जब दो वस्तुओं के उपभोग की बात करते हैं, तो दो वस्तु का उपभोग किस प्रकार से किया जाए। ये बताता है कि कोई भी करो, कैसा भी करो, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करेगा। सभी संयोग एक समान संतुष्टि प्रदान करती है, इसलिए उपभोक्ता किसी विशेष संयोग की तरफ मुखर नहीं होता, वो किसी भी संयोग को चूज करता है। इसलिए इसका नाम रखा गया उदासीनता, की हर संयोग उसके लिए सही होता है, इसलिए इसको सम संतुष्टि वक्र के नाम से जानते हैं। आइसोइटरेटिव कर्व या आइसोइटरेटिव विश्लेषण के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब इसके बारे में समझेंगे उदासीनता वक्र होता क्या है, ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को, उसके विभिन्न पसंदगी को एक क्रम के माध्यम से दर्शाया जाता है, जहाँ पर दो वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, वस्तु x और वस्तु y को। वस्तु x की 1 यूनिट तो वस्तु y की 20 यूनिट, वस्तु x की 1 यूनिट को बढ़ाया जा रहा है तो वस्तु y की 6 यूनिट को कम किया जा रहा है। हम सबको पता है कि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, सीमित साधन होते, इसलिए सीमित साधनों से हम हर एक वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर दो वस्तुओं की बात करते हैं तो एक वस्तु में वृद्धि होगी तो दूसरे वस्तु में ऑटोमेटिक कमी होगी। तो यहाँ पर अगर वस्तु x की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वस्तु y की मात्रा की कमी करेगी, लेकिन ध्यान रखना कोई भी वस्तु को हम जीरो नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये 4 संयोग बन के सामने आ रहे हैं। तो ये जो संयोग है A B C, उपभोक्ता के लिए सभी संयोग एक समान है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक संयोग को चुन लेगा, जो संयोग हर एक संयोग समान संतुष्टि वाला। इस प्रकार से यहाँ पर हम शो करेंगे वस्तु y को और यहाँ हम शो करते हैं वस्तु x को। ठीक है, वस्तु x यानी कि 1 2 3 4, तो ये हो गया 0 1 2 3 और ये हो गया 4, और यहाँ हो गया वस्तु y दैट इज 4 8 12 16 20 24 y। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से वस्तु x और वस्तु y दोनों के संयोग दर्शाएंगे। तो पहला संयोग वस्तु x का 1 यूनिट वस्तु y का 20 यूनिट, वस्तु x का 1 यूनिट वस्तु y का 20 यूनिट। कहाँ पर हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, बनाइए। ये हो गया संयोग A। दूसरा संयोग 14 और 2, इसका 2 हो गया, इसका 14 हो गया, 16 और 12 के बीच में ये हो गया वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर 14 लिख देते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट यानी कि संयोग B। तीसरा संयोग वस्तु x की 3 यूनिट और वस्तु y की 10 यूनिट, 10 यानी कि 12 और 8 के बीच में, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये हो गया 3। ये हो गया संयोग C। फिर लास्ट में है वस्तु x की 4 यूनिट वस्तु y की 8 यूनिट, ये हो गया 8 यूनिट y की, और इसकी है 4 यूनिट यानी कि यहाँ पर। तो ये 4, तो इन चारों पॉइंटों को आपको क्या कर देना है, मिला देना इस तरह से। तो ये जो कर्व बना इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र। और एक ही उपभोक्ता के कई सारे इस प्रकार से उदासीनता वक्र बन सकते हैं जब वो उपयोगिता के क्रम को बदलता है तब। तो ये क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत होता है, जब क्रम दिया जा रहा है कि यहाँ पर अधिक, ये कम, इस प्रकार से। तो ये अब उदासीनता मानचित्र एक वर्ड आता है। क्या होता है उदासीनता मानचित्र? मैंने अभी कहा एक उपभोक्ता के किसी एक ही वस्तु के उपभोग के कई सारे वक्र बन सकते हैं, उदासीनता वक्र, बहुत सारे तटस्थता वक्र बन सकते हैं। तो जब उन सभी तटस्थता वक्र को एक ही वक्र, एक ही ग्राफ के साथ शो करते हैं तो उसे उदासीनता मानचित्र के नाम से, यानी कि एक उपभोक्ता के एक नहीं कई सारे उदासीनता वक्र हो सकते हैं। तो सभी उदासीनता वक्र को जब एक साथ एक ही जगह पर हम दर्शाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनता मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उदासीनता मानचित्र। जैसे ये पहला उदासीनता वक्र हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इन सभी को एक साथ एक ही वक्र, यहाँ पर वस्तु y को दो किया है, यहाँ वस्तु x को। तो किसी भी उपभोक्ता का उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनेगा, देखिए संतुष्टि यहाँ पर, ये यहाँ पर हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब वस्तु का प्रयोग भी उतना अधिक हो रहा है, और वस्तु का प्रयोग जितना अधिक हो रहा है इसका मतलब संतुष्टि भी उतना ज़्यादा है। इसका मतलब उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनेगा संतुष्टि भी और उपयोगिता भी उतनी ज़्यादा प्राप्त होती है। उदासीनता वक्र तटस्थता वक्रों की प्रकृति या विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं? जितने भी उदासीनता वक्र बनते हैं उसके अपने आप में उसकी अपनी प्रकृति होती है, विशेषताएं होती है। जब पहले उदासीनता वक्र
बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जब भी हम उदासीनता वक्र बनाते हैं बेटा, तो कुछ ऊपर से नीचे इस तरह से गिरता हुआ होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। अगर ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि दोनों वस्तुओं के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता हुआ नजर आता है, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ कभी नहीं हो सकता। मतलब ये कभी भी इस प्रकार से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि चढ़ता हुआ तभी होता है जब दोनों में वृद्धि हो, दोनों में कमी हो, जबकि यहाँ पर नहीं होता, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तटस्थ वक्र कभी भी एक्स अक्ष के समानांतर नहीं होता। एक्स अक्ष का मतलब ये एक्स अक्ष है, और तटस्थ वक्र कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक के बढ़ने से दोनों का प्रयोग, दोनों के समान संतुष्ट रहता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और ना ही ये कभी वाई एक्सिस के समान इस प्रकार से होगा। ये तब होता है जब कोई भी एक बिंदु जीरो और दूसरे का प्रयोग एक समान अंतर पर होता रहता है, जबकि ऐसा नहीं है, हमें दोनों वस्तुओं की उपयोग करनी है। तो इसलिए ना ही ये x के समानांतर होगा, ना ही y के होगा, ना ही ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ये हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब होता है ये है मूल बिंदु, और उदासीनता वक्र इस प्रकार से आता है और आगे की ओर निकल चला जाता है, मूल बिंदु की उल्टी दिशा में ये भागता होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बिंदु इसका शून्य नहीं होता, कभी भी ये किसी अक्ष को नहीं छूता, इसलिए उल्टी दिशा में भागता हुआ प्रतीत होता है, इसको उन्नतोदर बोलते हैं। ये दो, एक ही उपभोक्ता के हम जितने भी उदासीनता वक्र बना दें, मान लो ये हो गया एक, ये हो गया दो, भले ही ये समानांतर ना हो, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को इंटरलिंक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही बनेगा, पैरेलल नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को काटता भी नहीं है। तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को, ये कभी भी, ये एक्स है, ये वाई है, कभी भी किसी भी अक्ष को ये नहीं छुएगा, टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स और वाई को टच करने का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर वस्तु का उपभोग जीरो कर देना। जब उपभोग जीरो करेंगे तो यहाँ पर संयोग की तो बात ही नहीं, इसलिए हम मान के चलते हैं हमें दोनों वस्तु का उपभोग करना है, किसी को भी शून्य नहीं करना। अब किसी को शून्य नहीं करेंगे तो ये वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को नहीं छुएगा। लास्ट, उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होगा संतुष्टि भी उतनी ही ज़्यादा होती है, उदासीनता वक्र की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं, हमें उदासीनता वक्र के साथ साथ प्रतिस्थापन दर को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी बताया एक वस्तु की वृद्धि करने से दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होती है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो रेशियो आता है कमी और वृद्धि की दर को, उसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, क्योंकि एक की उपयोगिता दूसरे की उपयोगिता में प्रतिस्थापन हो जाती है, बदल जाती है। एक कम करोगे उसकी उपयोगिता दूसरे वस्तु जो हम बढ़ा रहे हैं उसमें प्राप्त होगी। इस प्रकार से जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार, जैसे किसी वस्तु की पहले हम 1 यूनिट करते थे, दूसरी वस्तु की 8, अब इस वस्तु की 1 से 2 करेंगे तो इस वस्तु की 8 से घटा के कितनी पड़ेगी 6, तो इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसकी 2 यूनिट में कमी करनी पड़ेगी। तो वह दर जिससे एक की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जाना जाता है। सिंपल वे में कहें कि अगर दो वस्तु है, एक है x और एक है y, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा होगी जो x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए ये x है और ये y है, x की एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करनी है, 1 से 2 करना है, तो हमें y की जो मात्रा कमी करनी पड़ेगी उसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दो वस्तु x और y। अगर इसकी रेट को पता करेंगे, हम ये जानते हैं कि वस्तु y में कितनी कमी हो रही है, वस्तु y में कितनी कमी हो रही है, किसके कारण, वस्तु x में होने वाली वृद्धि के कारण। तो वस्तु y में होने वाली कमी को वस्तु x में होने वाली वृद्धि से भाग कर देंगे, तो जो रेशियो निकल के आएगा उसी रेशियो को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से, जैसे यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक है सेब और एक है संतरा, वस्तु x और y। वस्तु सेब महंगा होता है, संतरा जो सस्ता होता है, तो सेब की 1 यूनिट यूज़ करने पर हम संतरा की 20 यूनिट यूज़ करते हैं। अगर सेब की 1 यूनिट को हमें बढ़ाना है तो इसकी 6 यूनिट कम करना पड़ेगा, 2 से फिर 3 यूनिट और बढ़ाना है तो इसकी हमें
जो है 4 यूनिट कम करना पड़ेगा। सेब की 1 यूनिट बढ़ाना है तो उसकी 2 यूनिट कम करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 यूनिट और बढ़ाना है तो 1 यूनिट कम, मतलब एक की वृद्धि के लिए दूसरे में जो कमी होती है उसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं दूसरी वस्तु में होने वाली कमी कम होती रहती है। इस तरह से देखिए 6 और 1 का रेशियो 4, 1 का रेशियो 2 और 1 इस प्रकार से जो उदासीनता वक्र हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनता है। पहला हम देखेंगे दो वस्तुओं के बीच में गैप हमारा ज़्यादा न ज़्यादा, धीरे धीरे ये परिवर्तन हमारा क्या होता है, हटता रहता है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा है और ये कम है, फिर कम हुआ, ये धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। और सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। कैसी होती है, देखिए धीरे धीरे ये डाउन होता जा रहा है, घटती हुई होती है, इसलिए इस घटती हुई दर को हम घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ती चली जाती है दूसरी वस्तु की उसकी प्रतिस्थापन दर घटती दर पर घटती रहती है। मतलब धीरे एक वस्तु की बढ़ाओगे दूसरी मात्रा हमारी घटती हुई चली जाएगी, इसलिए इसको घटती सीमांत दर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, एक दिष्ट अधिमान। एक दिष्ट अधिमान से मतलब है कि एक विवेकशील उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा को हमेशा बढ़ा देता है। अगर हमें किसी पार्टिकुलर वस्तु से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा है, तो हम उस पार्टिकुलर वस्तु की उपयोगिता बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करते हैं। तो एक विशेष वस्तु पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना ही हम कहते हैं एक दिष्ट अधिमान, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। की हम वास्तव में दूसरे वस्तु की कमी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पहली वस्तु अच्छी लग रही है। ठीक है ना, हम सेब ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि ऑरेंज के कंपैरिजन में सेब की उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए ऑरेंज को कम करते चले जाते हैं और सेब को बढ़ाते चले जाते हैं। इसको एक दिष्ट अधिमान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कीमत रेखा के बारे में। कीमत रेखा और बजट रेखा एक ही है, जो कि तटस्थ वक्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके माध्यम से उपयोगिता के बारे में समझा जाता है, उपभोक्ता को समझा जा सकता है, उपभोक्ता की उपयोगिता के क्रम को समझा जा सकता है। क्योंकि एक उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु को प्रयोग करना चाहता है, खरीदना चाहता है, वो दो चीज़ें देखता है कि भाई मेरी इनकम कितनी है और वस्तु की कीमत कितनी है। तो आय के आधार पर वस्तु की कीमत से जुड़े हुए जब वस्तु की जो संयोगों की बात करते हैं, इस वस्तु की इतनी कीमत इतनी मात्रा, इस वस्तु की इतनी कीमत इतनी मात्रा, जब उस आधार पर हम क्रम तैयार करेंगे तो वो होता है कीमत रेखा या बजट रेखा। क्योंकि हर एक उपभोक्ता अपना बजट बनाता है कि मेरे पास इतने पैसे, इस पैसे का हमें उपयोग करना, इतना आलू खरीदना, इतना प्याज, आलू का रेट इतना है तो इतना खरीदेंगे, प्याज का रेट इतना है तो इतना खरीदेंगे। इस प्रकार से एक संयोग बनाता है और इस प्रकार से उसके पास कई सारे संयोग बन के तैयार होते हैं। जब सभी संयोगों को एक साथ बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों के सेट को होता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय और बाजार में वस्तु की कीमतों के आधार पर बनाता है, तो उसे बजट सेट के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से दो वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y, जब बजट सेट बनाया जाता है उस पर बनता है बजट रेखा समीकरण, दैट इज Q1 P1 Q2 P1। ये हमारी होगी पहली वस्तु और ये हो गई हमारी दूसरी वस्तु, दोनों की कीमत। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है। क्या रुपये है? 100 रुपये। ये हमारी आय है। क्या है? आय है। और हमें दो वस्तु खरीदनी है, X और Y। X की प्रति इकाई कीमत है 5 रुपये और Y की प्रति इकाई कीमत कितनी है? 10 रुपये। 100 रुपये का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है अगर हमने X की 6 इकाई खरीदी तो 10 6 60 रुपये, तो X की कितना इकाई खरीद सकते हैं? 8 इकाई, यानी कि 40 रुपये। यानी कि दोनों का प्रयोग, मतलब एक वस्तु की कीमत उसकी मात्रा का गुणा करेंगे, दूसरी वस्तु की कीमत उसकी मात्रा का गुणा करेंगे, दोनों को प्लस करके हमारी आय की बराबर होती है। यही बजट रेखा। और इसी रेखा को बनाते हुए हम एक की मात्रा घटा सकते हैं, दूसरी की मात्रा बढ़ाते चले। तो इस प्रकार से अलग अलग संयोग तय होता है ताकि हर स्तर पर हम अपने आय के बराबर वस्तु को खरीदें। देखिए यहाँ पर जब वस्तु की जो खरीदते हैं वस्तु की कीमत 5 होती है तो वस्तु Y को हम 0 खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पर जब Y 10 है और वस्तु X की पूरी यूनिट खरीदते हैं, यानी कि हम जो है 5 रुपये के हिसाब से 20 यूनिट खरीदते हैं तो पूरा 100 रुपये यूज़ कर ले रहे हैं। मतलब वस्तु Y क्या हो रहा है? 0।
जैसे जैसे हम वस्तु x की मात्रा y की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, x की मात्रा घटती चली जाती है। इस प्रकार से हमारे पास कई सारे संयोग बन के आते हैं। जब बजट रेखा को उसके संयोगों के आधार पर शो करते हैं तो बजट रेखा बिल्कुल सीधी रेखा बनती चली जाती है। इस प्रकार से ये हो गया वस्तु x y और ये हो गया वस्तु x और ये होगी हमारी बजट रेखा। क्या बोलते हैं इसको? बजट रेखा, जहां पर एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत और अपनी आय के आधार पर अलग अलग संयोग को दर्शाता है और उसको रेखा के माध्यम से शो करता है, बजट रेखा के नाम से जानते हैं। और एक उपभोक्ता इसी बजट रेखा के आधार पर ही वस्तु को खरीदना और बेच। अब बात यह है कि क्या बजट रेखा की विशेषताएं हैं? बिल्कुल, बजट रेखा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है और क्योंकि उपभोक्ता की आय स्थिर होती है तो यहाँ पर एक की मात्रा बढ़ाने से दूसरे की मात्रा घटती रहती है। दूसरा, बजट रेखा एक सिंपल और साधारण सरल रेखा होती है जो बिल्कुल बिना कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई टेढ़ा या मेढ़ा यहाँ पर लकीर आपको नहीं बनाता है, क्योंकि हमारे पास आय निश्चित है। उसी आय को चलाना तो है और उपभोक्ता उसी आय पर बने रहना चाहता है। क्या बजट रेखा में परिवर्तन होता है? उपभोक्ता जो बजट बनाता है उसमें परिवर्तन होता है? बिल्कुल, उपभोक्ता की बजट में परिवर्तन तब होता है, दो रीज़न, या तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए या फिर वस्तु की कीमत में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कीमत कोई फर्क, उसकी बजट भी बढ़ जाएगी। उपभोक्ता की वस्तु की कीमत में कमी होगी जब भी यहाँ पर बजट परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, मान लीजिए ये है पुरानी बजट रेखा, ये है ए और बी, और उपभोक्ता की आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उपभोक्ता में आय में वृद्धि होने का मतलब ये हुआ उपभोक्ता के पास अब ज़्यादा पैसे हैं। ज़्यादा पैसे होने का मतलब होता है वो दोनों वस्तुओं की अब ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। ये हो गया A1 और ये हो गया B1। इसका मतलब होता है जो नई रेखा बनेगी उसके ठीक ऊपर और उसी के ठीक समानांतर में बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसी आधार पर जो दूसरी स्थिति है, अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, कीमतें दो प्रकार से परिवर्तन हो सकती है, एक तो कीमतों में वृद्धि या फिर कीमतों में कमी। अगर वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, दोनों वस्तु की कीमतों में समान वृद्धि हो रही है, तो पहले बजट रेखा हमारी यहाँ पर है ए और बी। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने का मतलब अब वस्तु की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्वांटिटी कम होने का मतलब बजट रेखा वो ऊपर से नीचे को गिर जाएगी, लाइक दिस। ये हो गया A1 और ये हो गया B1, यानी कि अब हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, माइनस में हो जाती है। लेकिन वस्तु की कीमत के घटने से अब हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। तो जो बजट रेखा हमारी यहाँ पर बनती हैं A और B वाली, वही बजट रेखा अब हमारी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब वस्तु की क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी और दोनों वस्तु की क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, दूसरे में नहीं होता है। तो स्थिति है वस्तु X की कीमत में अगर परिवर्तन हो, X और ये हो गया Y, ये है बजट रेखा। मानते हैं वस्तु X की कीमत में कमी होती है, तो यानी कि वस्तु X की मात्रा जो पहले यहाँ थी, वस्तु X की मात्रा अब बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से जो नई बजट रेखा बनेगी वो केवल X में परिवर्तन को शो करेगा। लेकिन अगर केवल वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन हो तो उसी प्रकार से जो बजट रेखा है यहाँ पर है, ये है X और ये Y की कीमत में कमी होने से तो Y की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नई बजट रेखा हमारा इस प्रकार से है। तो इसका मतलब आय और कीमत के कारण बजट रेखा में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीनता वक्र किस प्रकार से काम करता है। और उदासीनता वक्र के आधार पर और बजट रेखा के आधार पर ही क्योंकि हर एक उत्पादक ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र पाना चाहता है और ऊंचे उदासीनता वक्र तभी मिलेगा जब वो बजट रेखा के आधार पर तय हो। इस प्रकार से जब उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे तो वो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उपभोक्ता जितना आय व्यय करता है और उसकी तुलना में अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। और ये संतुलन तब होता है कि बजट रेखा उपभोक्ता के सबसे ऊपर वाले हिस्से को चूज करे और जितना ऊपर स्थिति बनेगी संतुलन की
यानी कि उदासीनता वक्र को छूने की, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन। तो ऐसे में उपभोक्ता संतुलन की हम शर्तों की बात करते हैं। एक उपभोक्ता कब संतुलित होता है? पहली शर्त, एक उदासीनता वक्र जब अपनी कीमत रेखा को छुएगा। ये है उदासीनता वक्र IC, और ये है आपकी सीधी रेखा किसकी? कीमत। जिस बिंदु पर उदासीनता वक्र और कीमत रेखा आपस में टच करता है, बिंदु A, इसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। मतलब वस्तु X की कीमत और वस्तु Y की कीमत के आधार पर एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर उदासीनता वक्र और कीमत रेखा दोनों ही बराबर हो रही। अगर दोनों बराबर है उस बिंदु पर तो उसे उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि संतुलन की स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा घटती हुई होनी चाहिए, बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। जो कि बिंदु E पर उदासीनता वक्र छूता हुआ चला तो जा रहा है, घटता हुआ ये कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इस बिंदु पर ये पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यहाँ पर परिवर्तन है और लेकिन स्थिर स्थिति नहीं है। मतलब उदासीनता वक्र स्थिर होना जरूरी है, जो कि बिंदु E पर हो रहा है। इसीलिए ये दो कंडीशन जब पूरा होता है तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे बिंदु, आज अगर पूछा जाए कि उपभोक्ता विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाइए, तब आराम से ये दो ग्राफ और इतना आपको लिखना होगा, तब जाके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको कि आपको समझ में आया या नहीं आया, नोट्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कहीं पर कोई डाउट होता है, किसी प्रकार की और हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू एंड बाय बेटा।